नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार पांडे है और मेरे चैनल का नाम SKP न्यूज़ नेटवर्क जिसे मैं चलाता हूँ। तो मैं इस चैनल पर दिन भर की जो न्यूज़ होती हैं उसमें जो मेन न्यूज़ होती हैं, पहले उसकी हेडलाइंस आपको दे दी जाती है शॉर्ट वीडियो में। उसके बाद फिर उन्हीं हेडलाइंस को डिटेल में हम डिस्कस करते हैं डिटेल वीडियो में। तो वही डिस्कस के लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो आज की न्यूज़ है 5 अगस्त की मुख्य खबरें, उस पर चलते हैं। तो पहली खबर जो है, पीएम मोदी ने झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की चीन टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। तीसरी है, भारत ने रूस से तेल आयात जारी रखा। फिर आता है चौथे नंबर पे, वो है आपका यूएस टैरिफ व इंडिया यूके एफटीए के खिलाफ किसान और ट्रेड यूनियन ने 13 अगस्त को देशव्यापी विदेश प्रदर्शन की घोषणा की। फिर पीएम नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। उसके बाद फिर आता है, यूएस ने ताइवान जलमंडरोमध्य में सैन्य मौजूदगी तेज की। फिर मणिपुर में हिंसा, पुख्ता सुरक्षा, भारत का रुपया कमजोर, बाजार में दबाव। फिलीपींस यात्रा और रक्षा सहयोग के मसले। सऊदी अरब ने हज 2026 के लिए डिजिटल व्यवस्था की घोषणा की। चलिए अब डिटेल में चलते हैं। तो पीएम मोदी ने झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपने शोक संबोधन संदेश में कहा कि सोरेन जी का जीवन संघर्ष, सामाजिक न्याय और आदिवासी अधिकारों के लिए समर्पित था। झारखंड आंदोलन की नींव रखने में उनका बड़ा योगदान रहा, जिससे राज्य को अलग पहचान मिली। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से अपने भाव प्रकट करते हुए लिखा कि सोरेन जी हमेशा याद किए जाएंगे। उनके विचार और सेवा समाज को प्रेरणा देते रहेंगे। शिबू सोरेन न केवल झारखंड ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी एक सम्मानित व्यक्ति रहे। उन्हें गुरु जी के नाम से जाना जाता था और वे वाकई कई बार केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। उनका राजनीति में सफल उतार चढ़ाव से भरा रहा। राजनीति में उनका सफ़र उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन उन्होंने हमेशा आदिवासी समाज और वंचित वर्गों की आवाज़ को संसद तक पहुंचाया। उनका निधन एक युग का अंत है, खास तौर पर झारखंड और पूर्वी भारत की राजनीति के लिए। उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM आज भी उनके सिद्धांतों पर कार्यरत है। पूरे देश से नेताओं ने उनके निधन पर संवेदना व्यक्त की है। राज्य सरकार ने राजकीय शोक की घोषणा की है और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में राज्य सम्मान देने की घोषणा की गई है। शिबू सोरेन की सादगी, संघर्षशीलता और जमीन से जुड़ा हुआ स्वभाव उन्हें आम जनमानस से जोड़ता है। उनके जाने से एक ऐसा खालीपन रह गया है जिसे भरना कठिन है। मोदी जी ने विशेष रूप से यह कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर सोरेन जी ने समाज सेवा को अपना धर्म बनाया। उन्होंने झारखंड के विकास के लिए लंबा संघर्ष किया और उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आज जब देश तेजी से बदल रहा है, ऐसे मूल्यों और सोच के नेताओं की कमी खलती है। शिबू सोरेन जैसे नेताओं की विरासत आने वाली पीढ़ियों को न केवल प्रेरित करेगी बल्कि मार्गदर्शन भी देगी। प्रधानमंत्री ने झारखंड की जनता से अपील की कि वे गुरुजी के सपनों को साकार करें और एक समरस और प्रगतिशील समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। अंतिम संस्कार की तैयारी उनके पैतृक गांव में की जा रही है और देश भर से नेता वहां पहुंच रहे हैं। यह एक राष्ट्रीय क्षति है और आदिवासी समाज के लिए एक बड़ा भावनात्मक झटका भी है। चलते हैं अगली न्यूज़ पे। तो अगली बड़ी न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चीन टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की चीन को लेकर की गई हालिया टिप्पणी पर सख्त रुख अपनाया है।
अदालत ने राजनीति नेताओं को याद दिलाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों पर बोलते समय उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि राजनीति में आलोचना होना स्वाभाविक है, लेकिन जब मामला देश की विदेश नीति या सुरक्षा से जुड़ा हो तब लापरवाही नहीं की जा सकती। राहुल गांधी ने हाल ही में एक सभा में चीन की घुसपैठ और मोदी सरकार की नीतियों को लेकर तीखी बात की थी। कोर्ट ने बिना सीधे नाम लिए हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे देश की संप्रभुता या कूटनीति पर असर पड़े। इस टिप्पणी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी जताया कि राजनीति में बयानबाजी की एक मर्यादा होनी चाहिए। बयान चाहे सरकार के विरोध में हो या समर्थन में, जब आप बात अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की कर रहे हैं तब शब्दों का चयन बेहद सोच समझकर करना चाहिए। अदालत ने कहा कि चीन के साथ भारत के संबंध बेहद संवेदनशील हैं और कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी केवल राहुल गांधी तक सीमित नहीं रही, बल्कि सभी नेताओं के लिए यह एक चेतावनी के रूप में सामने आई है। इस फैसले का असर राजनीतिक माहौल पर भी पड़ सकता है। विपक्ष जहां इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर चोट बता सकता है, वहीं सरकार इसे राष्ट्र हित में उठाया गया कदम बताएगी। देश भर में इस बयान की चर्चा तेज है और जनता भी इस पर अपनी राय खुलकर रख रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख ने यह साफ कर दिया है कि लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। बढ़ते हैं अगली खबर के ऊपर। तो भारत ने रूस से तेल आयात जारी रखा। तो भारत ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि वह राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए रूस से कच्चे तेल का आयात जारी रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा नीति में कोई बदलाव नहीं किया है। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है और इससे भारत को सस्ती दरों पर तेल मिल रहा है, जिससे घरेलू बाजार में कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलती है। भारत सरकार का कहना है कि यह निर्णय पूरी तरह देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कई बार स्पष्ट किया है कि भारत किसी तीसरे देश के दबाव में अपनी नीति नहीं बनाएगा। रूस से मिलने वाला तेल भारत की कुल आयातित ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत ने किसी पक्ष में खड़ा न होकर केवल अपने हितों के अनुसार निर्णय लिया है। इससे न केवल भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि रूस के साथ द्विपक्षीय संबंध भी गहरे हुए हैं। तेल आयात से भारत की रिफाइनरियों को सस्ते दाम पर कच्चा माल मिल रहा है, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतें भी तुलनात्मक रूप से स्थिर रही हैं। भारत इस स्थिति को नेशनल बेनिफिट मानता है और भविष्य में भी रूस से आयात जारी रखने की योजना बना रहा है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ जो आ रही है वो यूएस टैरिफ वार, इंडिया यूके एफटीए के खिलाफ किसान और ट्रेड यूनियन ने 13 अगस्त को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो सामूहिक केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा सीटीयूएस और एसकेएम ने 13 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसका लक्ष्य है अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 25% टैरिफ और हाल ही में साइन हुए इंडिया यूके कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट के खिलाफ किसानों, श्रमिकों और नागरिकों की आवाज़ को उठाना। यूनियन ने इस कदम को आर्थिक जोर जुल्म करार दिया है, जिसे भारत की संप्रभुता और खाद्य सुरक्षा को खतरा बताया गया है। पीटीआई एवं अन्य समाचार एजेंसियों के अनुसार प्रदर्शन में ट्रैक्टर रैलियां, मोटरसाइकिल रैलियां, सार्वजनिक बैठकों और जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा।
प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि भारत ट्रंप की धमकियों को ठुकराए और अपनी स्वतंत्र व्यापार नीति बनाए रखे। साथ ही इंडिया-यूके सेटा का तदर्थ पुनरीक्षण किया जाए। उन्होंने सभी वर्तमान यूएस-इंडिया व्यापार समझौतों की समीक्षा और पारदर्शिता की भी मांग की है। कोई भी समझौता गुप्त नहीं होगा, बल्कि संसद की मंजूरी एवं सार्वजनिक परामर्श के बाद ही होगा। तो सीटीयूएस और एसकेएम का कहना है कि सीईटीए यानी सेटा के जरिए ब्रिटिश कृषि कंपनियों को भारतीय बाजारों जैसे डेयरी, गेहूं, मील में प्रवेश मिलेगा, जिससे छोटे किसानों की आजीविका खतरे में पड़ेगी। उन्होंने भारत आसियान एफटीए का उदाहरण दिया, जिसने कर्नाटक और केरल में रबर की कीमतों को 70% गिरा दिया था। इस ऐलान का ऐतिहासिक अपील के रूप में अर्थ दिया गया है। इसे क्विट इंडिया आंदोलन की राष्ट्रीय मान्यता देना है। सीटीयूएस और एसकेएम ने कहा कि यह विरोध केवल एक दिन का प्रदर्शन नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक आज़ादी और स्वायत्तता के लिए एक चेतावनी है। सरकार की मौन प्रक्रिया पर यूनियनों ने गहरा आश्चर्य व्यक्त किया है और इसे वेस्टर्न कॉरपोरेट प्रभुत्व के प्रति समर्थन की निशानी बताया है। विरोध प्रदर्शन देश भर में आयोजित होने वाले सभी वर्गों, किसानों, मजदूरों, छात्रों और नागरिकों को शामिल करने का प्रयास करेगा। अगली तरफ की न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो यूएस ने ताइवान जलडमरू मध्य में सैन्य मौजूदगी तेज की। ताइवान जलडमरू में एक सबसे पहले तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जलडमरू क्या है। तो जलडमरू को जो है, यह एक संकीर्ण जलमार्ग होता है जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है और आमतौर पर दो भूमि क्षेत्रों को अलग करता है। उसे जलडमरू मतलब हिंदी में कहा जाता है। वैसे नॉर्मली उसको कहा जाता है जल संधि या जल संयोगी। बाकी इंग्लिश में उसको स्ट्रेट STRAIT बोला जाता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो खबर है वो यही है, ताइवान के जलडमरू में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने हाल ही के दिनों में अपनी नौसेना की गतिविधियां वहां तेज कर दी है। 3 अगस्त 2025 को अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस राल्फ जॉनसन और टोही जहाज USNS बॉर्डिच क्या है अंग्रेजी ने ताइवान स्ट्रेट से गुजरते हुए गश्त की। अमेरिका का कहना है कि यह फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी समुद्री मार्ग की आज़ादी बनाए रखने की प्रक्रिया है। ताइवान और चीन के बीच यह जलडमरू मध्य एक संवेदनशील इलाका है जहां अक्सर अमेरिका और चीन आमने सामने आ जाते हैं। चीन ने अमेरिका की इस कार्रवाई को भड़काऊ कदम बताया और कहा कि इससे क्षेत्र में अशांति फैल सकती है। चीन की सेना PLA ने कहा कि वे पूरी तरह सतर्क हैं और हर गतिविधि पर नज़र बनाए हुए हैं। ताइवान सरकार ने कहा कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं और अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिका ने साफ किया कि वह ताइवान के साथ खड़ा है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति बनाए रखना चाहता है। पिछले कुछ महीनों में चीन ने भी कई बार ताइवान के पास अपने लड़ाकू विमानों की उड़ानें भरी हैं। जवाब में अमेरिका और उसके सहयोगी देश ने सैन्य अभ्यास तेज किए हैं। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी चीन की आक्रामकता पर चिंता जताई है। यूएस नेवी के अधिकारी ने बयान दिया है कि ताइवान स्ट्रेट में गश्त एक सामान्य गतिविधि है और इसे रोका नहीं जाएगा। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन की गतिविधियों पर जो हर पल नज़र बनाए हुए हैं। ताइवान ने अमेरिका से हिमार्स मिसाइल सिस्टम और अन्य आधुनिक हथियार भी मंगवाए हैं। ताज़ा घटनाक्रम यह दिखाता है कि ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में ताइवान जलडमरू में और भी सैन्य गतिविधियां बढ़ सकती हैं।
यह इलाका सिर्फ एशिया नहीं, पूरी दुनिया की रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जाता है। अगर यहाँ युद्ध जैसा हालात बनते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इसलिए अमेरिका वहाँ अपनी मौजूदगी से चीन को सख्त संदेश देना चाहता है कि किसी भी आक्रामक हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह घटना दिखाती है कि इंडो पैसिफिक में शांति संतुलन कितना नाजुक हो चुका है। अब सबकी नज़र चीन की अगली प्रक्रिया पर टिकी है। क्या चीन फिर से ताइवान के पास सैन्य अभ्यास करेगा या फिर और रणनीतिक कदम उठाएगा? फिलहाल ताइवान, अमेरिका और चीन तीनों की सेनाएं अलर्ट मोड पर है। ताइवान जलडमरू मध्य फिर से एक बार दुनिया की बड़ी सुर्खियों में है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।